हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव कुमार बिरुली, जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में अनेक चीजों का वर्णन करते हुए हम लोग अभी इस दूसरे खंड में प्रथाओं के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। साथ ही प्रथाओं के संदर्भ में कुछ जो वाद हैं, जो केस हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। पीछे बोर्ड में आप लोग जो देख रहे हैं, उन सारे केसों के माध्यम से प्रथाओं का क्या महत्व है, किस तरीके से प्रथाओं को उन केसों के वादों के महत्व के संदर्भ में महत्व दिया गया है, उन्हीं सारी चीजों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। इसमें हमें जो और सारी चीजें देखनी है वह इस तरीके से है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथाएं हैं वह किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का समर्थन करती हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है, पहला जो केस है ये नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस। ये केस है 1969 का है। यहाँ पर एक जो बात कही गई है वो ये कि वर्तमान समय में संधियों द्वारा भी प्रथाओं का सृजन हो सकता है। यह इसमें कहने का प्रयास किया गया है कि प्रथाओं के द्वारा भी संधियों का सृजन हो सकता है। जैसे जिस तरीके से इसके पहले के वीडियो में हमने जो बताया था, चलन के बाद प्रथा में जो विधि की बाध्यता है वह आ जाती है। साथ ही वह जो चलन है, प्रथा है, बाद में कालांतर में वह संधियों का भी हिस्सा बन सकती है, संधियों का भी एक भाग हो सकता है। उन्हीं को यहाँ पर इस केस के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए महाद्वीपीय तल के जिनेवा अभिसमय 1958 के प्रथम 3 अनुच्छेद नियम सृजन करने की प्रकृति के हैं। यह मत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेज के वाद में प्रकट किया है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जिनेवा अभिसमय 1958 का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेज में उन सारे तथ्यों को महत्व दिया है, उन सारे जिनेवा अभिसमय 1958 के अनुच्छेद को साइट किया है। प्रथाओं के विकास में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह मत एक महान योगदान है, क्योंकि इस वाद में न्यायालय ने संधि तथा प्रथा के संबंध को न केवल स्वीकार किया बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि 2 या 2 से अधिक किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को करना प्रथा विधि के विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक कदम होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो बात कही है वह यहाँ पर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह मत नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेज के माध्यम से यह मत था कि क्योंकि इस वाद में न्यायालय ने संधि तथा प्रथा के संबंध को न केवल स्वीकार किया है। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने संधि तथा प्रथा के संबंध को स्वीकार किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि 2 या 2 से अधिक किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को करना प्रथा विधि के विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक कदम है। अर्थात 2 या 2 से अधिक राष्ट्र जब वैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर संधि करते हैं तो वह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक कदम है, यह कहा गया है, और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में स्वीकार किया है। प्रश्न यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। एक केस, उसके बाद दूसरा जो हमने इसमें साइट किया है वह यह है वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम रेक्स। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम रेक्स। इस वाद में प्रथा की सामान्य स्वीकृति या मान्यता के बारे में मापदंड मिलता है। प्रथा की सामान्य स्वीकृति अर्थात प्रथा को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत देश, 2 या 2 से अधिक देश मानते हैं, उन तत्वों को स्वीकार करते हैं, वह वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर में कहा गया है। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह नियम प्रतिपादित किया कि किसी विषय पर वैध तथा निश्चित अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए आवश्यक है कि संतोषजनक साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध किया जाए कि प्रथा की प्रकृति इस प्रकार की है जिसको राज्यों की सामान्य स्वीकृति मिल चुकी है तथा कोई भी सभ्य राष्ट्र उसका विरोध नहीं करेगा। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर के केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा है
कि कोई एक निश्चित यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है जो आवश्यक है, संतोषजनक साक्ष्य द्वारा, उसके साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, सिद्ध किया जाए कि प्रथा प्रकृति का इस प्रकार है, प्रथा की प्रकृति इस प्रकार की है, कोई भी प्रथा जो दो देशों के मध्य है या तो अनेक देशों के मध्य है, या सिद्ध किया जाए वैसे साक्ष्य के द्वारा, जिसको कि सामान्य रूप से अनेक सभ्य राष्ट्र स्वीकार करते हैं, तो यह माना जाएगा कि वह जो एक प्रथा है वह विधि का रूप ले चुकी है, उसे भी हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह भारतीयवाद के संदर्भ में है। वह ये कहता है कि भारतीय भूमि से होकर जाने वाले रास्ते से संबंधित वाद, यह है भारतीय भूमि से होकर जाने वाले रास्ते से संबंधित वाद के संदर्भ में। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दो राज्यों के बीच में कोई व्यवहार या आदत को दोनों राज्य विधि के समान मानते हैं तो यह दोनों राज्यों के बीच बंधनकारी प्रथा मानी जाएगी। यह प्रथा के संदर्भ में नहीं बल्कि चलन के संदर्भ में कही गई है, जो बाद के कालांतर में वह प्रथा बन जाती है तथा दोनों देश यदि उन सारे तत्वों को, उन सारे शर्तों को मानने के लिए मानते हैं तो वह बाद में प्रथा हो जाती है, और प्रथा ही बाद के क्रम में कालांतर में विधि की बाध्यकारी शक्ति से युक्त हो जाती है। इसके जो वाद हैं, इसके जो तथ्य हैं वो इस तरीके से हैं। 1954 का तक पुर्तगाल को भारत के प्रदेश पर से अपने व्यक्तियों के भेजने का अधिकार था। यह अधिकार इस बात के अधीन था कि भारत को इस प्रदेश में अपना नियंत्रण रखने का अधिकार भी था। 1953 और 1954 के बीच कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण पुर्तगाल ने यह शिकायत की कि भारत इस मार्ग के ऊपर से अधिक नियंत्रण रख रहा है। 1954 में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण से दादर नामक पुर्तगाल उपनिवेश, दादर उस समय पुर्तगाल उपनिवेश के अधीन था, उपनिवेश की जनता ने वहां की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दादर जो पुर्तगाल का उपनिवेश था वहां 1954 में विद्रोह हो गया, जन विद्रोह हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के सीमा क्षेत्र पर भारी प्रभाव पड़ा। चूंकि दादर भारत का ही पड़ोसी देश था, जो पुर्तगाल का उपनिवेश था, वहां पर जब जन विद्रोह हो गया तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात थी। भारत ने इस क्षेत्र के बीच से पुर्तगाल को रास्ता प्रदान करना निलंबित कर दिया। जो पुर्तगाल को भारत के क्षेत्र का प्रयोग या तो उपयोग करने का एक अधिकार या प्रथा या चलन था, वह चूंकि दादर जन विद्रोह के कारण जल रहा था, विद्रोह वहां पर उत्पन्न हो चुका था, और पुर्तगाली सेना यदि वहां जाती है तो भारत के क्षेत्र होते हुए जाती। लेकिन चूंकि भारत ने यह कहा कि चूंकि उसका पड़ोसी देश है और उसका दुष्प्रभाव भारतीय सीमा क्षेत्र पर भी पड़ सकता है, तब भारत ने पुर्तगाल को उस रास्ते से, उस दादर जो पुर्तगाल का उपनिवेश था वहां तक जाने का जो एक अधिकार था उसे रोक दिया। भारत के अनुसार यह उपर्युक्त नियंत्रण विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप आवश्यक हो गया था। यहाँ पर यह कहा गया कि वो जो परिस्थितियां थी जो भारत के अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण से वैसा कदम भारत को उठाना पड़ा, अर्थात भारत ने उस रास्ते से पुर्तगाल के आने जाने का अधिकार को निलंबित कर दिया। पुर्तगाल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया। पुर्तगाल ने यह कहा कि चूंकि उसका पड़ोसी देश भारत है और दादर पुर्तगाल का उपनिवेश था, वैसी परिस्थिति में जब दादर में जन विद्रोह फैल गया तब उस क्षेत्र से जो पुर्तगाल की सेना जाती है भारत ने जाने से रोक दिया। तब पुर्तगाल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्णय देना था कि क्या भारत को उस मार्ग पर नियंत्रण रखने का अधिकार था तथा क्या पुर्तगाल का अधिकार था कि वह इस रास्ते से अपने सैनिक आदि भी भेज सकता था। यहाँ पर जो उस रास्ते का प्रयोग था सामान्य परिस्थितियों के अनुरूप प्रयोग करना था, ना कि सैन्य सेवा या सेना भेजने के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त इसीलिए यहाँ पर प्रश्न एक उठता है कि उस रास्ते से अपने सैनिक आदि भी भेज सकता था क्या पुर्तगाल?
इसके अतिरिक्त न्यायालय को यह भी निर्णय देना था कि क्या भारत ने अपने उत्तरदायित्वों के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात जो उत्तरदायित्व भारत का पड़ोसी होने के नाते था, क्या उन सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन भारत ने किया था। पुर्तगाल का यह दावा 1799 के संधि के आधार पर था। पुर्तगाल ने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया था वह 1779 के जो भारत और पुर्तगाल के मध्य जो संधि हुई थी उसके आधार पर था। उसने दावा किया था, न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुर्तगाल को कथित मार्ग द्वारा अपनी फौजें या सशस्त्र सेना या पुलिस हथियार भेजने का अधिकार नहीं था। 1779 में भारत तथा पुर्तगाल के मध्य जो संधि हुई थी उसके जो शर्तें थी उसमें सेना या तो पुलिस बल के संदर्भ में नहीं था, बल्कि सामान्य रूप से प्रयोग जो आम व्यक्ति या तो सामान्य समय जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसके संदर्भ में था। भारत ने अपने उत्तरदायित्व के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पर जो एक उत्तरदायित्व था भारत का, उसने 1779 की जो संधि थी उसके खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। उत्तरदायित्व उसका जस का तस था और भारत का पड़ोसी होने के नाते भी उसका जो उत्तरदायित्व था वह समीचीन था। परंतु न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 1779 की संधि एक अवैध संधि थी जिसके अंतर्गत पुर्तगाल को कथित क्षेत्र से मार्ग पाने का अधिकार था। लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा कि 1779 की जो संधि थी वह अवैध संधि थी, वह अवैध संधि नहीं थी जिसके अंतर्गत पुर्तगाल को कथित क्षेत्र से मार्ग पाने का अधिकार तो था। मार्ग पाने का अधिकार यद्यपि कि पुर्तगाल को था, लेकिन उस मार्ग का जो प्रयोग था वह सैन्य सेवा पुलिस सेवा के लिए नहीं था। पुलिस उस रास्ते से नहीं जा सकती, सेना उस रास्ते से नहीं भेजी जा सकती थी। यदि दोनों देशों के मध्य ऐसी कोई संधि होती कि उस रास्ते का प्रयोग वह सैन्य सेवा या पुलिस सेवा या अन्य भी शक्तियों को भेजने के क्रम में किया जाता और दोनों देश उसको मानते, तो कहा जा सकता है कि भारत ने अपने उत्तरदायित्व के विरुद्ध कार्य किया है। न्यायालय के अनुसार 1779 के संधि के अनुसार पुर्तगाल को कथित मार्ग से अपने शक्ति सामान आदि भेजने का अधिकार था। न्यायालय ने ऐसा कहा था, मार्ग प्राप्त करने का अधिकार इतने अधिक समय तक चला कि व्यवहार या प्रथा विधि का एक रूप बन गया था। पुर्तगाल को इस मार्ग पर अधिकार प्राप्त हो गया था और इसके विपरीत भारत का यह दायित्व हो गया था कि पुर्तगाल को मार्ग प्रदान करे। परंतु पुर्तगाल का अधिकार व्यक्ति तथा सामान भेजने तक ही सीमित था। बात यहाँ पर जो आती है, भारत ने अपने उत्तरदायित्व का सामान्य समय में जिस तरीके से एक देश दूसरे देश या पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के संदर्भ में काम आ सकता है उसका प्रयोग करते हुए उतना तो कार्य किया, अर्थात पुर्तगाल को मार्ग भी प्रदान किया। लेकिन पुर्तगाल के अधिकार व्यक्ति तथा सामान भेजने तक ही सीमित था। व्यक्ति तथा सामान भेजने तक ही वह सीमित था। पुर्तगाल को अपनी सशस्त्र सेना, हथियार तथा सशस्त्र पुलिस को इस मार्ग से भेजने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त पुर्तगाल का अधिकार इस बात का अधीन था कि भारत कथित मार्ग पर अपना नियंत्रण रख सके। साथ ही 1779 के पुर्तगाल तथा भारत के मध्य संधि हुई थी उसमें यह भी एक बात था कि पुर्तगाल का अधिकार इस बात का अधीन था कि भारत कथित मार्ग पर, वह जो मार्ग था जिसके संदर्भ में पुर्तगाल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष दावा किया था, भारत कथित मार्ग पर अपना नियंत्रण रख सके। भारत ने कथित नियंत्रण लगाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन नहीं किया। कथित नियंत्रण विशेष परिणाम स्वरूप आवश्यक हो गए थे। भारत ने उस रास्ते पर जो अपना नियंत्रण किया वह अपने संप्रभुत्व संपन्न क्षेत्र के सुरक्षा के मद्देनजर किया, जबकि वह जो एक मार्ग था जिसके संदर्भ में पुर्तगाल ने दावा किया था वह शांति के समय की थी, ना कि अशांति के समय की थी। कथित नियंत्रण इसी कारण से आवश्यक हो गया था जिसके कारण से भारत ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखा था। अब यहाँ पर एक जो हम उदाहरण देखेंगे, प्रथा का न्यायिक प्रथा जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में भी मानी गई है, उसे किस तरीके से न्यायिक रूप से प्रयोग किया गया है। इसमें हम एक केस देखेंगे, पाकेट हवाना का केस। ये पाकेट हवाना का केस सन 1900 का है। इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि युद्ध के समय मछली पकड़ने वाले छोटे जहाजों को नाकाबंदी की घोषणा का ज्ञान न होने पर नहीं पकड़ा जा सकता, परंतु इस निर्णय पर पहुंचने के पहले न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों, राज्य विधियों तथा राज्य के व्यवहार विधि शास्त्रियों के लेखों
न्यायालय के निर्णय आदि क्या हैं, इन सबको देखा तथा देखने के बाद न्यायालय इस निश्चय पर पहुंचा कि युद्ध के समय मछली पकड़ने वाले छोटे जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय विधि से उन्मुक्ति प्राप्त है। इसमें मछली पकड़ने वाले जो जहाज हैं, यदि उन्हें यह पता नहीं रहता कि किसी भी देश के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय हलचल या तो युद्ध की संभावना से युद्ध फैल गया है, वैसी परिस्थिति में उनका क्या अधिकार है उस जल क्षेत्र में, इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो एक प्रथा है उसको अंडरलाइन करते हुए कहा गया है कि जो पॉकेट हवाना का केस है उसमें यह कहा गया है कि युद्ध के समय मछली पकड़ने वाले छोटे जहाजों, युद्ध के समय जो एक व्यावसायिक जहाज है, मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, जो हथियार नहीं रखते हैं तथा मछली पकड़ने का कार्य सिर्फ करते, ये हथियार नहीं रखते तथा सिर्फ मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, को नाकाबंदी की यदि घोषणा, प्रायः कहीं पर भी युद्ध जब होता है तो जो खाड़ीय देश हैं वे नाकाबंदी की घोषणा करते हैं, अपने सीमा क्षेत्र में किसी भी जहाज को आने जाने से रोक देते हैं। वैसी परिस्थिति में यदि किसी देश के नाविकों को जो सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें यह नहीं पता रहता कि वहां पर नाकाबंदी की घोषणा है, तो क्या उन्हें उस क्षेत्र के प्रयोग से वर्जित किया जा सकता है? इसी के संदर्भ में यहाँ पर पॉकेट हवाना का केस को अंडरलाइन किया गया है। इसके संदर्भ में जो न्यायालय ने निर्णय दिया या वह इस प्रकार से, इस निर्णय पर पहुंचने के पहले न्यायालय ने, अर्थात यह एक विवादित विषय वस्तु थी जिसके कारण न्यायालय को भी अनेक चीजों का शोध करना पड़ा। इस कारण से उसने जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखा, इन विधियों तथा राज्य के व्यवहारों को देखा, विधि शास्त्रों के लेखों को देखा, अनेक चीजों को देखने के उपरांत न्यायालय के निर्णय आदि उससे पहले क्या है, इन सबको देखने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि युद्ध के समय मछली पकड़ने वाले जो छोटे जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय विधि से उन्मुक्ति प्राप्त है। जो छोटे जहाज जिनके पास हथियार नहीं है उन्हें उन्मुक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट जो केस है वह लोटसवाद, एसएस लोटसवाद। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि समुद्र में जहाजों की मुठभेड़ होने पर, समुद्र में जहाजों पर जहाजों के मध्य यदि मुठभेड़ हो जाता है, तब जहाज के झंडे वाले देश को ही केवल दंड संबंधी अपराजित क्षेत्राधिकार, एक्सक्लूसिव पेनल जुरिस्डिक्शन प्राप्त नहीं होगा। इस निर्णय पर पहुंचने के लिए न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों की सामग्री को ध्यानपूर्वक देखा तथा निष्कर्ष निकाला कि इस संबंध में कोई संगतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रथा स्थापित नहीं है। लोटसवाद में जो किसी भी देश में दो देश, किसी भी समुद्री क्षेत्र में जब दो देशों के जहाजों के मध्य जब मुठभेड़ हो जाता है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ उस देश के जहाज को ही, जिस देश के जहाज में झंडा लगा हुआ है, उसी को एक्सक्लूसिव पेनल जुरिस्डिक्शन प्राप्त होगा। अब इस निर्णय पर पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक स्रोतों को देखा तो यह निष्कर्ष निकाला कि उसके संदर्भ में कोई संगतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रथा अभी तक स्थापित नहीं है। अब यहाँ पर अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय खुले समुद्र के जहाजों की मुठभेड़ के संदर्भ में अब मान्य नहीं है, क्योंकि 1958 के जेनेवा कन्वेंशन ऑफ हाई सी 1958 ने झंडे वाले जहाज के देश को दंड संबंधी अधिकार प्रदान कर दिया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसलिए राज्य पक्षकारों पर बंधनकारी होगी। पहले तक जो एक प्रथा थी, अब उसे प्रथा को अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा हटा दिया गया है। अर्थात 1958 में जेनेवा कन्वेंशन जो हाई सी के ऊपर हुआ है, उसमें जहाज वाले देश को दंड संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया। अर्थात लोटसवाद में जो परिस्थिति थी उसे 1958 के केस जेनेवा अभिसमय के द्वारा उसे हटा दिया गया। अब यदि हम ये लोटसवाद को देखें तो 1927 का केस है और जेनेवा अभिसमय 1958 का। कई वर्षों बाद इस विषय पर जेनेवा में एक कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में एक कन्वेंशन हुआ, जिसके अंतर्गत जो एक विवादित विषय वस्तु थी, उसमें जो एक क्षेत्राधिकार देने की जो बात थी, उसी देश को दंड देने का अधिकार, क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया जिस देश के जहाज पर झंडा होगा। झंडे वाले जहाज के देश को दंड संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। अब प्रथा के लिए क्या चाहिए? प्रथा क्यों मानी जानी चाहिए? कितने दिनों तक प्रथा यदि
कहीं पर प्रचलित होगी तब उसे विधि की बाध्यकारी शक्ति प्राप्त होगी। इसके संदर्भ में यह कहा गया है कि अन्य विधियों की तरह अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई प्रथा तभी बंधनकारी मानी जाएगी। कब बंधनकारी मानी जाएगा? तब जब इसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। प्रथा भी एकाएक, या तो चलन भी एकाएक प्रथा में नहीं बदलती, प्रथा भी एकाएक संधियों में नहीं बदलती। इसके लिए निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं वह होनी जरूरी है। इसके लिए पहला जो है, प्रथा दीर्घ काल में प्रचलित होनी चाहिए। प्रथा लंबे समय तक प्रचलित होनी चाहिए। दूसरा, यह रीजनेबल होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तीसरा, यह प्रथा ऐसी होनी चाहिए जिसका निरंतर पालन होता रहे। पक्षकारों के मध्य जो वह प्रथा है वह पालन होते रहना चाहिए। और इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि वह जो प्रथा है उसमें बदलाव ना हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता होनी चाहिए। प्रथा सुनिश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। प्रथा में अनिश्चितता यदि हो तो वह प्रथा संधि के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि इसके विषय में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता है तो यह बंधनकारी शक्ति खो देगी। स्वाभाविक सी बात है, यह कहा गया है कि अनिश्चितता यदि होगी तो किस आधार पर उसमें उसके बाध्यकारी शक्ति को हम स्वीकार कर लेंगे। इस कारण से उसमें जो बंधनकारी शक्ति होनी चाहिए वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो प्रथा है उसे बंधनकारी बनाने के लिए उसका पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि इसका पालन ऐच्छिक रूप से होता है, अर्थात पालन करें या न करें, तो बंधनकारी शक्ति नहीं होगी। राज्य इसके सामान्य अभ्यास में लाते हों। यह भी कहा गया है प्रथा के लिए कि राज्यों के मध्य या सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के अभ्यास में आना चाहिए, लाना चाहिए। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रथा में उक्त विशेषताएं हों तो वह विधि के समान राज्यों पर बंधनकारी होगी। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा में उक्त विशेषताएं, जो भी आपको बताया गया, यदि वो उक्त विशेषताएं होंगी तो स्वाभाविक सी बात है वह बराबर रूप से जितने भी राष्ट्र उसके पक्षकार होंगे उन पर वह बंधनकारी होगी। प्रथा सामान्य रूप से सभी राज्यों पर बंधनकारी होती है। इस बात से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि किसी राज्य विशेष ने इसके विकास में भाग नहीं लिया है। अर्थात यहाँ पर एक बात स्पष्ट करने का प्रयास स्पष्ट किया गया है कि कोई भी देश यदि किसी प्रथा के विकास में सहयोग नहीं करता हुआ होता है तो फिर भी भाग नहीं होता है, फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह भी उतना ही, उस पर भी उतना ही बंधनकारी व बल रखती है जितना कि उन देशों पर पड़ता है जिसने इस प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रथा का अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में यदि हम मूल्यांकन करें तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथा का महत्व अभी संधियों के आ जाने से कम हो गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि नई प्रथा के विकास की प्रक्रिया सदैव बहुत ही मंद होती है। कोई भी जो प्रथा है, कोई भी जो चलन है, चलन के प्रथा में बनने तथा प्रथा के संधियों में बनने में काफी समय लगता है। अब यदि कोई संधि या कोई प्रथा जब दो देशों या अनेक देशों के मध्य समान रूप से लगातार निरंतर पालन किया जाता रहे और उसमें अनेक जो विशेषताएं हैं वह लागू होती रहे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें काफी समय लग जाएगा। समय लगते लगते काफी समय के उपरांत ही वह बाध्यकारी हो सकती है और उन प्रथाओं के आधार पर प्रभावित होकर दूसरे भी अन्य देश उन शर्तों को अपने संधियों में या तो अपने भी प्रथाओं में किसी दूसरे देश के साथ उन प्रथाओं को मानने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ नई प्रथाओं का विकास संभव है तथा कुछ अवसरों पर प्रथाओं का विकास तीव्र गति से हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। वर्तमान समय में आकाश पर प्रभुत्व संपन्नता तथा महाद्वीपीय समुद्र तल के सिद्धांत इसके अच्छे उदाहरण हैं। अर्थात वर्तमान समय में आकाश पर प्रभुत्व संपन्नता, किसी भी देश की जो प्रभुत्व संपन्नता है वह आकाश में कितने मील तक ऊपर हो तथा महाद्वीपीय समुद्र तल कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कितने अंदर तक है, समुद्र में है। इसके संदर्भ में भी हम प्रथाओं को देखते हुए संधियां कर सकते हैं, संधियों का निर्माण कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर यह कहा गया कि
इन विषयों के अंतर्गत प्रथाओं का महत्व पहले की तरह ही उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बाह्य अंतरिक्ष में संचालन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनटू आउटर स्पेस भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अर्थात ऐसे क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया गया है जिन क्षेत्रों में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय विधि की संकल्पना सही ढंग से विकसित नहीं हो पाई है। अर्थात जिस तरीके से बाह्य अंतरिक्ष के संचालन की स्वतंत्रता हो, या तो आकाश के ऊपर कितने ऊपर तक किसी भी देश को संप्रभुत्व संपन्नता है इसके संदर्भ में हो। अब प्रथा का महत्व उतना नहीं है जितना पहले था, क्योंकि संचार के विकास के फलस्वरूप राज्यों की प्रतिक्रियाएं भूतकाल की अपेक्षा बड़ी तीव्रता से विश्व को ज्ञात हो जाती हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में परिवर्तन की प्रक्रिया की गति में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिवर्तन लाने तथा नए नियमों के विकास के लिए अब प्रथा एक अनुपयुक्त साधन माना जाने लगा है। इस कारण से अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो प्रथाओं का जो महत्व है उतना नहीं है, लेकिन इसके महत्व को हम अस्वीकार भी नहीं करते। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में तीसरे बिंदु पर हम आते हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत यह कहा गया है कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। यहाँ पर जो एक सभ्य राष्ट्र की जो एक बात कही गई है, यह एक आपत्तिजनक शब्द है। इसके संदर्भ में एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि क्या किन देशों को हम सभ्य कहेंगे, असभ्य किन को कहेंगे। यहाँ पर एक तर्क ये भी कहा जा सकता है, तर्क दिया जा सकता है कि सभ्य राष्ट्र ऐसे हैं जहां की सरकार वहां के जनता के द्वारा स्वीकार की गई है, मान्यता दी गई है, चाहे वह किसी भी प्रकार की सरकार हो। विद्रोह के परिणाम स्वरूप वह सरकार नहीं हुई होनी चाहिए, क्षणिक समय के लिए ही वह सरकार नहीं होनी चाहिए। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, ये तीसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि का अनुच्छेद 38 में सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत को तीसरे क्रम में लिखा गया है। तीसरे क्रम को यदि देखें तो सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि स्टैट्यूट के अनुच्छेद आर्टिकल 38 में लिखा गया है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत विधि में सामान्य सिद्धांत को तीसरे क्रम में लिखा गया। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के बाद तीसरा स्रोत महत्वपूर्ण जो है वह राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। ये सामान्य सिद्धांत जो भी हैं, स्वाभाविक सी बात है, प्रथा की तरह ही लगते हैं। कोई भी देश उसी तरीके से जो सामान्य रूप से दूसरे देश के साथ अपने आवश्यकताओं के आधार पर कोई संधि करता है, सामान्य नियम दोनों देशों के मध्य यदि वर्तमान होते हैं, परिलक्षित होते हैं, सामान्य नियम बनते हैं, तो उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि द्वारा इस स्रोत को मान्यता प्रदान की गई है और वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उन सामान्य सिद्धांतों से जिनको करीब करीब सभी सभ्य राष्ट्रों ने स्वीकार करके मान्यता प्रदान की है। यहाँ पर जो सामान्य रूप से मान्यता प्रदान करने की उन तत्वों के बारे में जो बात की गई है वह उस तरीके के संबंध है, उस तरीके के स्रोत हैं, उस तरह के विषय हैं जो सामान्य रूप से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब भी संबंध बनाता है तो उन सारे शर्तों को मानने के लिए अपनी सामान्य स्वीकृति देता है। इन्हीं को यहाँ पर सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत कहा गया है। अर्थात कोई भी देश यदि सभ्य होगा तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे एक सभ्य राष्ट्र के साथ उन सारे बिंदुओं पर, उन सारे शर्तों के साथ अपनी जो भी संधि है या तो अपने जो भी नियम है उनकी बाध्यकारी शक्ति स्वयं वे लोग ग्रहण करते हैं कि हम इन शर्तों का पालन करेंगे। यहां पर यह भी कहा गया कि विधिक सिद्धांतों का एक न समाप्त होने वाला स्रोत वर्णित करता है। आर्टिकल 38 जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि का अनुच्छेद 38 है, वह विधिक सिद्धांतों का एक न समाप्त होने वाला स्रोत वर्णित करता है जिससे न्यायालय सहायता ले सकता है तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38(1)(सा) के अनुसार सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत
अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में यदि देखें तो यह प्रत्यक्ष स्रोत है, परंतु अधिकतर आधुनिक लेखकों ने इसे द्वितीय श्रेणी का स्रोत भी माना है, जो अभ्यास में बहुत कम प्रयोग में आता रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के विद्वान हुए हैं फॉसेट। उन्होंने ये कहा है कि विधि के सामान्य सिद्धांत वह नियम है। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य सिद्धांत क्या है उनको देखते हुए फॉसेट ने यह कहा कि सामान्य सिद्धांत वैसे सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांत वह नियम या स्तर हैं जिन्हें विधि की विकसित प्रणालियों के व्यवहार में इस कारण बार बार दोहराया जाता है क्योंकि या तो उनकी एक सामान्य उत्पत्ति है, जैसे रोमन विधि, या इस कारण कि वह मानव समुदाय की मूल आवश्यकताओं का उत्तर है। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण उदाहरण सामान्य सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो एक सूत्र है उसको यहाँ पर लिखा गया है, वह है पेक्टा संट सर्वंडा। PACTA पेक्टा, SUNT संट, सर्वंडा SERVANDA सर्वंडा, पेक्टा संट सर्वंडा। इसमें पेक्टा संट सर्वंडा त्रुटि से हुई क्षति का मुआवजा देने का सिद्धांत, जो सामान्य सिद्धांत है, जो एक देश दूसरे देश को यदि त्रुटि के उपरांत कोई सामान्य क्षति हुई है तो वह देश को बाध्य नहीं किया जाता, बल्कि वह स्वयं ही उन सारे सिद्धांतों को, उन सारे तत्वों को, उन सारे शर्तों को, सामान्य जो सिद्धांत है उनका पालन करता है। जिसमें यहाँ पर पेक्टा संट सर्वंडा के अंतर्गत एक विषय को उठाया गया कि त्रुटि से यदि किसी भी देश की क्षति होती है तो क्षति का मुआवजा देने का जो सिद्धांत है वह सामान्य सिद्धांत है तथा निर्णय देने वाले व्यक्ति को दोनों ओर से पक्षों को सुनना चाहिए। इसके उदाहरण के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर रेस जुडिक्टा को भी हम यहाँ पर सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ एस्टोपेल यानी कि रुकावट। रेस जुडिक्टा को यहाँ पर हिंदी में प्रांग न्याय कहते हैं तथा एस्टोपेल को रुकावट भी कहते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो एक सामान्य सिद्धांत है के उदाहरण हैं।